आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं गायकी की दुनिया का एक ऐसा जगमगाता सितारा जिसने अपनी मेहनत और लगन से आसमान की बुलंदियों को छू लिया। पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जी। पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली गायकी की दुनिया का एक अनमोल सितारा। लखनऊ में पैदाइश और परवरिश पाई। छोटी सी उम्र से ही मौसीकी का शौक पैदा हुआ और कड़ी मेहनत, जी तोड़ रियाज और जुनून की बदौलत हासिल किया एक आला मकाम। बेगम अख्तर और सिद्धेश्वरी देवी जैसे दिग्गज फनकारों से तालीम हासिल कर शुरू किया गायकी का वो सफर जिसे दुनिया ने सलाम किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने सफर के दौरान इन्होंने क्लासिकल थिएटर को रिक्रिएट भी किया है। गायकी की दुनिया में दी गई खिदमात के लिए इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है और साथ ही इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इन्होंने परिणीता, दरमियान और सरकार जैसी सुपरहिट फिल्मों में गुलकारी के साथ अदाकारी भी की है। गुलकारी के फलक का ये बुलंद सितारा आज भी अपने फन की चमक से दुनिया को रोशन किए हुए है। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू बेटा। दरअसल कोई भी प्रोग्राम चाहे वो दूरदर्शन या आकाशवाणी का हो, बिकॉज आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ आकाशवाणी, एंड दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मेरे ख्याल से मेरा ही था। उस वक्त पूरा देश पांडे जी हुआ करते थे जिन्होंने हमारे देश में दूरदर्शन की शुरुआत की। तब से मैं हूँ, तो मेरी लॉयल्टी तो हर वक्त इसके साथ रह गई जी। तो आप लोगों ने बुलाया तो मैं चली आई और सुनने वाले की खिदमत में आदाब पेश करती हूँ। रीता जी, आपने बेगम अख्तर और सिद्धेश्वरी देवी जैसे जो फनकार हैं, दिग्गज फनकारों से तालीम हासिल की। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुआ ये सफ़र तय, आप हमें बताइए। देखिए, बेगम साहब और सिद्धेश्वरी देवी, लेकिन उससे भी पहले बहुत दिग्गजों से मेरी तालीम हुई है। शंभू महाराज जी, लोगों को पता नहीं कि शंभू महाराज जी मेरे ख्याल से ऐसे महान गवैये थे, नाचते तो थे ही, उनसे तो कोई वैसे भाव तो कोई नहीं बोल सकता अभी भी। और शंभू महाराज जी ने हमारा काम देख के, तब मैं नाचती थी, हमारा नाच देखकर खुद आए क्योंकि ये रख दीजिए हमारे पास कि मुझे महाराज जी मुझे तो कथक करना नहीं है। मैं तब कथकली कर रही थी। आज तक हिंदुस्तान में मैं अकेली औरत हूँ जिन्होंने शास्त्रा टेम्पल पे सबसे बड़े गुरु कथकली के जो उनके साथ नाचा है। कोई 125 प्रोग्राम्स हमने पूरे केरला में घूम घूम के किया। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने हमको धरोहर के रूप में कहा कि तुम रखो। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरी उम्र हो गई, उनके काफ़ी कुछ बच्चे का इंतकाल हो गया था हैजा से, कॉलेरा से, तो बहुत दुखी थे। तो पर इस तरह से ये ठुमरी और भाव की तरफ हमें आना पड़ा। कि उन्होंने कहा कि तो ये भाव बहुत अच्छा है और तुमने उसमें इत्तेफाकन मुझे गाना पड़ा, क्योंकि हमारी जो गाने वाली थी वो भूल गई लाइन। अब कथकली में क्या होता है, लाइन अगर चेंज ना हो तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो मुझे गाना पड़ा, तो आखिर तक गाना पड़ा। तो वो थे, क्योंकि बिट्टू महाराज जी भी नाच रहे थे इसलिए वो देखने आए थे। तो बहरहाल वो फिर बोले नहीं तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। तो इसी तरह मैं गाने की तरफ आई।
वो गाना सिखाते थे, भाव सिखाते थे, और वो एक मंदिर था माता सुंदरी रोड में। हाफिज अली खान साहब अमजद को सिखाते थे। अच्छा। प्रताप पवार, ये सब डिग्निटरीज हैं। प्रताप भी वहाँ नाच सीखता था। दूसरे कमरे में जहाँ हम सीखते थे उसके नेक्स्ट कमरे में हाफिज अली खान साहब रहते थे। यानी अमजद की शुरुआत की तालीम का ज़माना मैं कह रही हूँ। और हम भी सीखने लगे। अचानक सिद्धेश्वरी देवी कैसे सुन ली मुझे, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की हमें दे दो। तो अब एक बहुत मशहूर है मेरी ये कहानी, लेकिन मैं तो बहुत नाराज़ हो गई। मेरी अच्छी भली क्लास चल रही थी, मैं किस तरह से घर जाऊं, अब ये कौन आ गई, हम तो जानते नहीं थे कौन है वो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हारे उस्ताद ये बहुत अच्छा गाते हैं, चलो जो भी गाएंगे उससे भी 150 गुना अच्छा हम गले से अदा करेंगे। मैंने कहा अच्छी मुफ्त अब तो मैं तो आफत में पड़ गई, कब जाएगी ये। अरे बाबा, वो तो महाराज जी गा रहे थे, कौन गली गयो शाम। अरे बाबा, क्या गाते थे, क्या भाव दिखाते थे। कोई 3-4 मिनट के बाद अचानक हर कौन गली गयो शाम, वो ऐसा कहना, मैं तो घबरा गई। फिर ये गाती रही, वो नाचते रहे, ये नाचते रहे, ये गाती रही, कोई 45 मिनट। अच्छा। मानो कि साक्षात सरस्वती उतर आई हूँ वो जगह पे। ये भी रो रही, वो भी रो रही, इन लोगों को देख के मैं भी रो रही। बहुत अच्छे अच्छे लोग, हिंदुस्तान के उस वक्त के मायनाज लोग आए थे अम्मा से सीखने के लिए। एक स्कॉलरशिप था जिसमें मालविका कानन, माणिक वर्मा, ये सब आए हुए थे, क्योंकि बनारस के उससे बढ़ के गायिका न कभी हुई थी, न है, न कभी होगी। तो उन्होंने कहा कि बनी बनाई मूर्ति को गीला करके आप ना मूर्ति नहीं बना सकते, इसको हम बना देंगे। तो बेटा मैं पास हो गई, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, तो मैं यूँ, तो उन्होंने कहा कि असल में ये जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं वो लोग ऐसा गाली बोलते हैं कि आपको पता नहीं चलता वो गाली आप पे कैसे घूम के आएगी। फला 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 की बच्चे, तो पता भी है किससे बात कर रही है। चल, बोले नहीं, इटमटुम बोली बोला सही, ये कर मत बिगाड़ा। अरे इतनी देर से तो गमले हो, अब काहे का तुम हमका इसका काम बिगड़ा तो लो बेटा। नहीं, वो अपने बैग से 11 रुपए दी। अच्छा। और पान सुपारी खाती थी, 7 पान 7 सुपारी देके कहा कि तो हमारे पैर में रखो जल्दी से जल्दी से, और उन्होंने गंडा बांध दिया। तो फिर गंडा बांधने से पहले ये मैं बोलना चाहती हूँ लोगों को, औरतों को कोई गंडा बांधने की इजाजत थी नहीं। अच्छा। तब तक कोई औरत नहीं बांधती। अच्छा। उन्होंने महाराज जी से इजाजत लेके, हाँ, अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए भी कि इस तरीके का जो, आप सोचिए, इट इज ट्रू। जब मुझे पद्मश्री मिली थी और मैं जब अंदर जा रही थी, तो एक के बाद एक आ जाते हैं। टाइम किसी को मुश्किल से 30 सेकेंड या 40 सेकेंड मिलता है, लेकिन नहीं, अब्दुल कलाम जी हमारे हाथ पकड़ लिए और बोले, डू यू नो व्हाट यू हैव अचीव्ड। अच्छा सर, थैंक यू सर, हम जाना है, मुझे वो दूसरों को बता रखा था, जल्दी आइएगा, दूसरे इंतजार कर रहे। वेट अ मिनट, आई वांट टू टॉक टू यू, ही सेड दैट। डू यू नो योर अवार्ड मीन्स व्हाट। इतने दिन सब और से, किसी उस्ताद से या पंडित से सीख के गाए हैं। देखिए, आपके उस्ताद भी अता मोहम्मद खान साहब से सीखे हैं, बहरे वाहिद से सीखे हैं। आपके पहले उस्ताद भी मिश्रा जी से सीखे हैं, बड़े रामदास जी से सीखे हैं, लेकिन आपके दोनों ही गाने की उस्ताद औरत है। रीता जी, खास तौर पर बेगम अख्तर जी की अगर बात करें तो उनके साथ आपका बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, क्या यादें हैं उनके साथ? और उनके साथ तो अनगिनत यादें हैं। तभी तो मैं 45 साल तक उनकी बरसी हर साल करती रही, और इस बहाने
जितने भी शायर थे हमारे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, सबको हमने नवाजा। बेगम अख्तर एकेडमी ऑफ गज़ल्स की तरफ से, वो एक ही इदारा है जहाँ गज़ल सिखाई जाती है। पूरी दुनिया में कहीं सिर्फ गज़ल गायकी सिखाई जाए कोई नहीं, लेकिन गज़ल गायकी सिखाने के लिए तकलीफ़ ये है, अगर आप उर्दू नहीं जानती हैं, अगर आप शायरी नहीं समझती हैं, तो आप गज़ल नहीं गा सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि समझना। और अब क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे मायनाज लोग भी गज़ल को समझे नहीं है लेकिन गा गए। जो अप्रिशिएट हुआ उनका गाने का अंदाज, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों? मायनाज शायरों की चीज़ों को आपका लेने का कोई हक ही नहीं है अगर वो याद नहीं है और वो समझ के ना गाएं। बिल्कुल। उसके अंदर तानबाजी करने की जगह नहीं है। तानबाजी करना है तो कुछ और गाइए, किसने मना करा? आपकी बहुत तैयारी है। अव्वल हम लोगों के लिए तो मुमानियत थी, तैयारी। अरे तालीम खाना है क्या? स्टेज गा रही है, कोई बिला वजह हरकत नहीं करेगी। एक के दुख के तान आएंगे, पता चलेगा कि तुमने रियाज किया हुआ, बस खत्म। ये तालीम की ये नुमाइश थोड़ी है, मौसीकी की नुमाइश है। बहुत खूब, बहुत ये खूब। कहते थे, और ये मुझे भी लगता है ये बात सच है। लेकिन मैंने आखिरी जब जिस साल बेगम साहब की 100 साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके लिए हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कलाधर्मी ने डाक टिकट निकाला। ये पहली आर्टिस्ट हैं जिनके नाम पे डाक टिकट निकला। अच्छा। उसके बाद सब निकले हैं, रविशंकर ये वगैरह बाद में, जी। पहले नहीं। पहली आर्टिस्ट पहले साहिबा रही हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए कैफी साहब भी हमारे साथ थे, तभी हो सका। और डाक टिकट निकाला, सेंटिनरी हुआ, और सेंटिनरी में सारे हिंदुस्तान में इम्पोर्टेंट प्लेस में गज़लों के प्रोग्राम हुए, कॉइन निकला। अच्छा। हाँ, ये सब मेरे ख्याल से अम्मी के नाम से ही सिर्फ हुआ। अब क्या कहने उनकी तालीम की। तालीम तो उन्होंने सिर्फ 3 जनों को दिया, शांति जी, शांति हीरानंद जी और अंजलि बैनर्जी। ये लोग उन्होंने जब स्कूल खोला था, स्कूल में ज्वाइन करी थी। मैं तो तब बहुत छोटी थी और मैं जानती भी नहीं थी और गाने का कोई इरादा भी नहीं था। बहुत बाद उन्होंने खुद हमें चुन के लिया। वक्त वो था जबकि उनके साथ कोई नहीं था। अच्छा। और तब महीने में 20 प्रोग्राम करती थी और तकरीबन 50 से ऊपर थी, तो बहुत लोनली होती थी। एंड शी वाज लुकिंग फॉर अ डिसाइपल जिसको सिखा सकें, जो उनके साथ भी रहे। तो उन्होंने खुद चुना। मैं उनको चुनी नहीं थी। इनफैक्ट मैं बहुत नाराज़ थी, मुझे नहीं ज्वाइन करना। और कहा चलो। ये नाराज़गी किस लिए थी? मुझे नाराज़गी इसलिए थी, वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए नहीं पता, मैंने बहुत हिमाकत की थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम हमारे साथ गाओगी, वो शर्त से मैं गाऊंगी। सप्रू हाउस में प्रोग्राम था, गालिब की कोई इम्पोर्टेंट दिन थे, सारी दुनिया से गालिब के वो मास्टर्स सब आए हुए थे। और पहले इंटरवल से पहले मायनाज लोग गाए। वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि ख्याल गाते हैं और गज़ल गाना छोटी चीज़ कहते हैं। अब सब गा रहे हैं, वो बात अलग। तो और उसके बाद इंटरवल के बाद अम्मी को बैठना था। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि वो आई हुई थी लखनऊ में सुनने के लिए। जब अम्मा गा रही थी सिद्धेश्वरी देवी, उसके पीछे मैं थी। तो उनको कुछ एक काट गया था गले में अचानक। अच्छा। अम्मा को तो कहा तनी गावा, बिकॉज़ ही अंडरस्टूड। तो कोई
45 मिनट मैं ही गाती रही। अच्छा। क्योंकि वो उनके गले में कुछ गड़बड़ हुआ था, जी। उसके बाद गाने लगे। क्या कहने से गाना, वाह, कोई सोच नहीं सकता। तो उन्होंने सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास सीखोगी। मैंने कहा नहीं, अच्छा। मेरे तो उस्ताद हैं, मैं क्यों सीखूं? मुझे गज़ल में शौक ही नहीं था। और उनका ठुमरी तो हम जिससे सीखते थे, यही बड़प्पन बेगम साहब की। वो कहते थे तुम्हारे पास 24 कैरेट सोना है जो तुमने तालीम ली है। बहरहाल वो हो गया। फिर उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया, वो बैठ के बोली गाओ, तो मैं तो नहीं गाऊं। तो दूसरी तरफ मैं देखती ताकि हमारा आँख से आँख ही न लगी, इधर उधर देखी। वो गज़ल गा रही थी। मैं कैसे गज़ल गाऊंगी, गज़ल ना जानती हूँ, ना वो गज़ल को पढ़ी हूँ, ना पहले तालीम ली है। वो अचानक ये गाना शुरू हो गई और वो कहा कि गाओ। तो अचानक उन्हें रोक दिया और कहा कि जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, ये सब थे। उन्होंने कहा हुसैन साहब, आप देख के समझ गए, थोड़ा सा सिमिलैरिटी थी शायद हमारी अम्मी की, तो आप देख के समझ गए ये मेरे दुख्तर हैं, क्या कोयल जैसा गाती है। आप ज़रा सुनेंगे तो आप इसको दुआ दीजिए, पहली बार गा रही है आपके सामने। तो उन्होंने कहा वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बोले बहुत खुश हुए कि चलिए आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। ये बोले वो हमारी तरफ तो मुँह करके बोली गाली अम्मा को। वो गा सकती थी, हमारे पीछे बैठ के गीत तू गई। ये बोलना हुआ और हमारा पूरा शरीर तिलमिला उठा। लेकिन उसके साथ गाना मामूली बात है। सही बात है जी। आवाज खोलो, वो बोल गई कोयल जैसा गाती है, मुमकिन नहीं है। तो मुझे करनो करा के जिक्र उस परिवश का, फिर बयां, अपना बयां। अब पीछे से तो मैं तो लखनऊ की पली बड़ी हूँ, बयां किसको कहते मुझे समझ में आ गई। तो मैं बयां को जो शुरू हुई देत तान तब तैयार थी बहुत। यानी मैंने सोचा कि इतना तान मारेगा कि गज़ल ख़त्म कर देंगे, गज़ल गाना ख़त्म कर देंगे। और वो हंसती रही, फिर मुखड़ा पकड़ लेती थी और लोग भी ताली बजाए, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा था कोयल जैसा खुहकती है। और लोग थक भी गए थे गज़ल सुनते सारी शाम। तानबाजी हुआ, लोगों को मज़ा आ रहा था। तो हो गया। ख़त्म होने के बाद जाकिर साहब आए, मुझे दुआ हुआ दिए, चले गए। तब उन्होंने कहा ये मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, लेकिन मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कैसे गाई तुम? हाँ बेटा इधर आओ। क्या नहीं, मुझे आना नहीं है। और आज तक मैं कोई भी, हमारी पूरी नस्ल कोई भी बेगम अख्तर सुनता है, उनको बोल दूंगी जिंदगी में आपका गाना नहीं सुने। आप क्या गा कहीं उड़ाती हैं क्या? कभी कभी उस्तादों से सीखा भी है कुछ, ऐसे ही गा रही दिले नादा। तो हंसने लगी, कुछ नहीं हुआ। मैं कतई आपसे अब आज के बाद बेगम अख्तर के नाम से हमें आप कुछ लेना देना नहीं। बहुत गुस्सा करी मैं। तो उठ के वो हमें खींच के हाथ सीने में लगा के बोले बेटा, जिससे तुम सीखी हो आजकल नहीं जा रही हो कोई वजह से, इतनी हमारे साथ तुम लड़ ली। अगर तुम मेरी शागिर्द होगी तो मेरे लिए क्या करोगी? तुम्हें अपना शागिर्द बनाऊंगी बेटा। मैंने कहा नहीं मैं सिद्धेश्वरी जी से सीखी हुई हूँ। बोले नहीं, देखिए अम्मी की कितनी समझ थी। उन्होंने कहा दत्तात्रेय के तो 24 उस्ताद थे, तुम एक और उस्ताद कर लो। और वो गई रात को 11 बजे अम्मा के पास और कहा कि सुरेश्वरी, अरे तू तो आजकल बेगम भैलो। बोला का चाहिए तुका? तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगने आई हूँ। और क्या, और क्या कर सकती है, तो मांगते ही रहती। अम्मी बोली अपनी अपनी नसीब है, हम मांगते वो मिलता है, तो मांग के देखो शायद तुमको भी मिल जाए। बहरहाल इस बच्ची को दे दो।
एनएसडी के साथ आप जुड़ी रहीं, आपने क्लासिकल थिएटर को रिक्रिएट किया जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई। पहली बार ऐसा कोई कोर्स आपने इंट्रोड्यूस किया था जो था ही नहीं। हाँ, वो मूवमेंट एंड माइंड, ये वर्ड था नहीं, क्योंकि कुछ हर एक अलग अलग शैली की थिएटर सारी दुनिया में वो लोग अपना बॉडी का कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे सीख के निकलेंगे उनको ये नहीं पता कि किस स्टाइल में उनको मौका मिलेगा। देखिए, एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट में लाइव आएगा वो सर में कफन बांध के ही आएगा। बहुत खूब। आपको कामयाबी मिलेगी, आप सचमुच बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। देखिए, शोहरत, खूबसूरती, ये दो पोर्टफोलियो ईश्वर ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला वो पोर्टफोलियो किसी को नहीं देते, वो अपने पास ही रखते हैं। किसको कब शोहरत मिल जाए, कौन कब खूबसूरत देखने लगे, कुछ बोल नहीं सकते। बाकी तो सब औरों में डिवाइड किया हुआ है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। मैं ये बात बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि मैंने अभी लास्ट जो हम लोगों ने दिया था एक अमजद इस्लाम अमजद, तो वो वाला शेर सुनने के बाद बड़े बड़े लोगों से जो मिली थी, मैं उसकी किताब लिख डाली हूँ, अभी सोचती हूँ कि वो पब्लिश हो जाए कोई, और उसका उन्वान यही है जो उन्होंने लिखा था, वो कहाँ आके रुकने थे रास्ते, वो कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वाह वाह, बहुत जो मुझे तुझे मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वाह, बहुत खूब। वो तेरी नसीब की बारिशें किसी और छत में बरस गई, दिले बेखबर उसे भूल जा। वाह, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो, अब ये बात सच है हमारे लिए, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरे आस में, तेरे गुमान में, सबा आके कान में कह गई मेरे साथ आ, उसे भूल जा। वाह। अब मैं उस स्थिति को मानती हूँ, सही बात। ये अपनी बस की बात नहीं। ये गाना बजाना, नाच, थिएटर, पेंटिंग, उसका जमाना गया, क्योंकि ये साधना के बगैर नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जमाना सब उसे रोज सुनती हूँ तो न्यूज खोलते टेक्निकल, सब टेक्निकल, ये टेक्निकल नहीं हो सकता। ऑनलाइन गाना नहीं सीख सकते हो, नहीं। ये जो आपकी रूबरू गुरु के साथ देखने का, मैंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था, उसका श्रेय जाता है अमृता प्रीतम जी को। वो मुझे बहुत चाहती थी, तो उन्होंने अपना वो आधी रिसर्च करते करते पूरा रिसर्च मुझे दे दिया, तो मुझे वो 7 स्टेजेस ऑफ सूफीज्म समझ में आई। अच्छा। और बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं किसी, मेरी आदत है खराब है, किसी में पढ़ जाती हूँ, पढ़ ही जाती हूँ पीछे। तो बुले शाह की जिंदगी को मैंने ही पहले रिक्रिएट किया। अच्छा। ये सूफीज्म का जो ये बीमारी चल पड़ी है, इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको देखे वही कह रहे सूफीज्म। अरे सूफ की नाम लेने के लिए वे तेरा नाम लेंगे मुख धो के, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं सूफीज्म समझना। रीता जी, कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें आपने गाया है और आपने अदाकारी भी करी है कई फिल्मों में। कई, असल में अम्मी की तो ममानियत थी, कर लेती, उन्होंने मना कर रखा था। अब इसमें क्या हुआ, मैं दरअसल फंस गई परिणीता और दरमिया। परिणीता में इसलिए मैं फंस गई कि हमारी वालिदैन की शादी शरद चंद्र बोस ने करवाई थी। अच्छा। चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और वो आते थे मेरे से बहुत कुछ कंसल्ट करने के लिए। मैं बंगाली लिटरेचर की बहुत समझदार हूँ नहीं,
मुझे सारी जिंदगी, अभी देखिए ना 2 साल में कलकत्ते में फंस गई थी। अरे बाबा, मुश्किल हो गई मेरे लिए तो। अच्छा, ये जो आपका सफ़र रहा है, बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है, तो इसमें कभी कुछ ऐसा मन में आया कि कुछ बाकी रह गया हो करना, या ये सफ़र में कहीं एक मन में? नहीं, देखिए ये ऐसा है, देखने में तो लोग को सिर्फ सक्सेस दिखता है, एक्चुअली ये पूरा सफ़र बहुत लोनली है। आपसे अपने साथ ही रूबरू, अपने साथ ही गुफ्तगू करिए, बाहर दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। वो जो आपकी उदासी जो है, विरह जो है, वो सजो के रखना पड़ता है। तभी तो बाबा फरीद ने कहा है कि बिरहा बिरहा आखिए, विरहा तो सुल्तान, जिस तन विरहा न उपजे, वो तन जान मसान। वाह, ये एक सजो के रखने वाली चीज है, उदासी और विरह। रीता जी, हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए अगर आप कोई एक शेर सुना दें। हाँ ज़रूर, और इसमें जो सीख है वो अगर आप लोग पकड़ ले तो अच्छी बात है। ऐ काफिले वालों सच कहना, ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं। ऐ काफिले वालों सच कहना, बेवजह तो हम बदनाम नहीं। मंजिल की तमन्ना आम, मंजिल की तमन्ना तो आम सही, मंजिल से मोहब्बत आम नहीं। वाह, आप अगर मंजिल से मोहब्बत करेंगे, बेशक पहुंच भी जाते पता ही नहीं चलता, उससे पहले दिमाग घूम जाता है। अगर मंजिल से इश्क हो तो ही मद्दा होगा, तभी लुत्फ होगा। वाह, अकेले ही चलना है और अकेले ही रहना है। रीता जी, आप जैसी अजीम शख्सियत के साथ आज गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी। मुझे भी बहुत खुशी है क्योंकि आप लखनऊ की हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी कि आप यूं ही सेहतमंद रहें और आप जो चाहती हैं वो आपको मिले। और हमारी गुजारिश पर आप आज गुफ्तगू में आई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।